अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। जल्दी से प्लीज़ एवरीवन फटाफट से बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप सब तक क्लियरली पहुंच रही है। ठीक है जी, ग्रेट। अच्छा, तो देखें, हम लोग जो है डेप्रीसिएशन, सॉरी, हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस के टॉपिक पे थे। ठीक ठीक है जी। हमने अभी तक ब्रेक इवन एनालिसिस के मेरे ख्याल से दो पास्ट पेपर क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। अब आज की क्लास में मैं लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ब्रेक इवन एनालिसिस का। ठीक है जी। इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अब है ही ये आसान सा टॉपिक। ठीक है जी। सिर्फ फॉर्मूलाज लगाने होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो एक लास्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन आज ब्रेक इवन एनालिसिस का हम लोग साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में देने हैं आज की क्लास के बाद। तो उसमें थोड़े से ट्रिकी ट्रिकी पार्ट जो है, होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है। ठीक है। ये ब्रेक इवन एनालिसिस का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है। तो आ जाएं, जरा इस क्वेश्चन को साथ रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो आ जाएं भाई, क्या लिखा हुआ है। एवरीवन प्लीज, सबका फोकस क्वेश्चन पर हो। अ डिविजन ऑफ हॉब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट। हॉब लिमिटेड जो है एक बिजनेस का नाम है। मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है, उसका नाम है दवाई। ठीक है। दवाई प्रोडक्ट का नाम है, वो मैन्युफैक्चर करता है हॉब्स लिमिटेड। द डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फोरकास्ट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016। सो फॉर द ईयर एंडेड, ये जो ईयर एंड हुआ है उस साल की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है। आपको सेल्स रेवेन्यू गिवन है 4400, ऊपर तीन जीरो लगे हैं, मतलब सबके साथ तीन तीन जीरो है। ठीक है जी। तो 4400,000 मतलब 44 लैक्स आपका सेल्स रेवेन्यू है। अच्छा, कोई भी पर यूनिट इंफॉर्मेशन, कहीं भी पर यूनिट लिखा तो ये टोटल इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल का जो टोटल खर्चा आता है दैट इज 1400,000, 14 लाख डॉलर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर का खर्चा इज 1000,000 मतलब 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। उसके बाद जो है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज 400,000, 4 लाख डॉलर। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज 300,000, 300,000 मीन्स 3 लाख डॉलर। एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज 1200,000, 12 लैक्स। ठीक है जी। अब बजटेड सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016 आर एक्सपेक्टेड टू बी 40,000 यूनिट्स। आपकी जो सेल्स हैं एक्सपेक्टेड दैट इज 40,000 यूनिट, सेल्स के यूनिट्स आर 40,000। अब जो है कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको पता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन देखो दो तरह से आप निकाल सकते हो, ऐसा ही है, दो तरह से। ये आपकी टोटल सेल्स है। ठीक है जी। इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, डीएम, डीएल एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये तीनों ही वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो आप टोटल सेल्स लें, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये माइनस करें, आपके पास आ जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन, सारे यूनिट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन। उस टोटल कंट्रीब्यूशन को आप अपने टोटल यूनिट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है। या तो फिर आप क्या करें, सेल्स रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दें 40,000। डायरेक्ट मटेरियल के भी टोटल खर्चे को डिवाइड बाय यूनिट्स कर दें, डायरेक्ट लेबर के भी और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के भी खर्चे को डिवाइड बाय यूनिट्स कर दें। तो आपके पास पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी और ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट आ जाएंगे। फिर आप अपनी पर यूनिट सेलिंग प्राइस को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर दीजिएगा। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो कर लें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है। अब मुझे पता है आगे क्वेश्चन में इनका पर यूनिट डेटा और भी यूज होने वाला है, दैट्स वाई मैं सबका पर यूनिट निकाल लेता हूँ। ठीक है। मैं टोटल सेल्स रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर देता हूँ। ठीक है, 40,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल को भी यूनिट से डिवाइड कर देता हूँ, मैं सबका पर यूनिट निकाल लेता हूँ ना। ठीक है। एंड वेरिएबल एडमिशन ओवरहेड्स का भी पर यूनिट निकाल लेता हूँ मैं खर्चा। तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई है दैट इज 4400,000, 4400,000 डिवाइडेड बाय 4400,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आ रही है दैट इज 110। ठीक है। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल के टोटल खर्चे को यूनिट से। तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा वॉज टोटल 1400,000 डिवाइडेड बाय हाउ मैनी यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। सो द आंसर इज $35, 35 पर यूनिट मटेरियल का खर्चा है। एक यूनिट बनाने में $35 खर्चा आता है मटेरियल का। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर इज 1,000,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। तो डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा इज $25 एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पर यूनिट खर्चा 400,000 डिवाइडेड बाय 40,000 एंड द आंसर इज $10। ठीक है। तो देखिए आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है और तीनों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गए।
आप ले लें सेलिंग प्राइस 110 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं 35, 25 और 10। तो आपके पास जो है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, दैट इज 110 माइनस 35 माइनस 25 माइनस 10। सो द आंसर यू गेट इज $40 पर यूनिट। आपकी कंट्रीब्यूशन है 40 पर यूनिट, ठीक है जी। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेट अ सेकंड प्लीज। जी अब आगे बढ़ते हैं, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो निकल गई इजी। अब वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ए का पार्ट टू, दैट इज बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का आपको फॉर्मूला तो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या फॉर्मूला था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट? आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर दो फिक्स कॉस्ट गिवन है, दोनों फिक्स कॉस्ट को आप प्लस कर देंगे, सो यू विल गेट द टोटल फिक्स कॉस्ट। तो 300,000 प्लस 1200,000 इज 1500,000, ठीक है जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1500,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज $40। तो डिवाइडेड बाय 40, so the break even point in units will be 1500,000 divided by 40, and the answer is 37,500 units। अगर हम 37,500 units बेचेंगे तो हमें ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना ही लॉस हो रहा होगा, ठीक है जी। तो आ जाएं, अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। ए का पार्ट थ्री, दैट इज कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ठीक है, टोटल सेल्स इन यूनिट्स minus break even in units. So what were the total sales in units? It was 40,000 and the break even in units it was 37,500, ठीक है। So 40,000 minus 37,500, तो आपके पास आंसर आ गया 2,500 यूनिट्स, ठीक है जी। तो 2,500 यूनिट्स आर द सेफ्टी वाले यूनिट्स, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से मुझे बताएं, पार्ट ए बड़ा ही इजी बड़ा ही सिंपल था, क्या ये आप सबको पार्ट ए क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, जल्दी से बता दें सब, क्या आप सबको क्लियर है 100%? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? जल्दी बताएं प्लीज। ओके ग्रेट, तो आज अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा जी, अब क्या बोला हुआ है? The director has the director have been warned that the trading conditions are likely to change in the coming year। डायरेक्टर्स को वार्न किया गया है, डायरेक्टर्स हैड बीन वार्न्ड कि कमिंग ईयर जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है उसके अंदर ट्रेडिंग कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, ठीक है। एंड दे प्लान टू मेक द फॉलोइंग चेंजेस टू द फोरकास्ट, और डायरेक्टर ने अपने फोरकास्ट जो फोरकास्ट इंफॉर्मेशन थी ऊपर बजटेड उसको चेंज करने का सोचा। ये चार चेंजेस करने का सोचा है, ठीक है। तो आ जाए देखते हैं क्या चेंजेस करने का सोचा है, और जो चेंजेस करने के बाद वाले अमाउंट्स हैं वो भी हम साथ साथ निकाल लेंगे, ठीक है। सो भाई उसने बोला रिड्यूस रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय 10%, अपनी सेलिंग प्राइस को 10% से कम कर दो। तो आपको पता है हमारी ओल्ड सेलिंग प्राइस वॉज 1110, 110, $110 पर यूनिट सेलिंग प्राइस। द ओल्ड सेलिंग प्राइस वॉज $110 सॉरी। अब 10% से रिड्यूस कर दो, तो या तो आप इसका 10% निकाल कर माइनस कर दो इससे, या तो इसका आप 10% मतलब 10% से कम वाला अमाउंट मतलब 90% अमाउंट निकाल लो, तो एक ही बात है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 10% से रिड्यूस्ड अमाउंट निकाल लेता हूँ सेलिंग प्राइस का, तो माई न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 1110 मल्टीप्लाइड बाय 90%। सो द न्यू सेलिंग प्राइस इज $99 पर यूनिट। ये हमारे पास हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आ गई आफ्टर चेंजेस वाली। ओके सर ग्रेट, आगे बढ़े। बजट फॉर अ 20% इंक्रीज इन सेल्स, अब कह रहा है सेल्स में इंक्रीज आएगा। तो देखो सेल्स जो है ना, टोटल सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता है? पर यूनिट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। अब इसने सेलिंग प्राइस चेंज करवा दी है, तो अब ये जो सेल्स की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? वो यूनिट्स की बात कर रहा है, ठीक है। और ऊपर आपको सेल्स के नाम से द एक्सपेक्टेड सेल्स आपको यूनिट्स ही गिवन थे। तो सेल्स में 20% इंक्रीज मतलब सेल्स यूनिट्स में 20% इंक्रीज। तो हमारे सेल्स यूनिट्स थे 40,000 और अब उसमें 20% इंक्रीज आ गया है, तो पहले पुराने सेल्स के यूनिट्स थे 40,000 यूनिट्स। तो इसका हम मल्टीप्लाइड बाय 120% ना, 20% से या तो आप 40,000 का 20% निकाल कर इसमें ऐड कर दो, या तो 40,000 का 120% निकाल लो, ठीक है। तो भाई 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 120%, 40,000
multiplied by 120%, the answer is 48,000. So the new sales के यूनिट आफ्टर चेंजेस वाले सेल्स के यूनिट्स विल बी 48,000 यूनिट्स। ठीक है जी, ग्रेट। ओके सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या चेंज है वो देखते हैं। बजट फॉर अ 3% इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में 3% इंक्रीज आ जाएगा। अब बच्चे बड़े जो है ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऊपर जाते हैं, बोलते हैं सर ये है ना डायरेक्ट लेबर का खर्चा 1,000,000 ये 3% से बढ़ जाएगा। नो, देखो, डायरेक्ट लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना यूनिट्स के हिसाब से लगता है ना, यूनिट्स के साथ चेंज होता है। तो जब भी आपको कोई बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट किसी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, मतलब उसके पर यूनिट कॉस्ट में चेंज आ रहा है। तो इसने बोला है बजट फॉर अ 3% इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कॉस्ट जो है 3% से बढ़ जाएगा। समझ आई ये बात? टोटल तो वो तो 40,000 यूनिट्स का है ना, अब लेबर में इंक्रीज आ रहा है तो जो पर यूनिट लेबर का खर्चा है उसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, सो अब जो है हमारा पर यूनिट लेबर का खर्चा इज हाउ मच, इट इज $25। तो 25 था पहले पर यूनिट खर्चा, अब वो 3% से बढ़ गया, तो आप बढ़ा दें 3% से, तो कितना था एक बार दोबारा देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर का खर्चा वॉज 25। ठीक है जी, तो नीचे आया पुराना लेबर का जो पर यूनिट खर्चा था इट वॉज 25। अब इसका जो है 3% बढ़ गया, या तो इसका 3% निकाल कर आप ऐड कर दो इसमें, या तो आप 103% निकाल लो, डायरेक्ट 3% से बढ़ा हुआ अमाउंट। तो 25 का 103%, 25 का अगर हम निकाल लें 103%, आंसर इज $25.75 पर यूनिट। तो सर दिस विल बी द न्यू डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बजट फॉर अ 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट में 10% क्या आ गया हमारा, डिक्रीज आ गया फिक्स कॉस्ट के अंदर 10%। तो सर अब ऊपर आपको दो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, कितनी? ऊपर आपको दी हुई है दो फिक्स कॉस्ट, और वो दो फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी हैं? फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट इज 300,000, और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब इसने स्पेसिफिकली बताया कि किस फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है? नो, मतलब दोनों फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी 10% से कम हो जाएगी, और फिक्स्ड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 10% से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाए जरा, ये 300,000 थी, ये 1,200,000 थी। तो भाई एक थी आपकी 300,000 फिक्स कॉस्ट, और एक थी 1,200,000। ठीक है, दोनों में 10% डिक्रीज आ जाएगा। या तो आप दोनों का 10% निकाल कर माइनस कर दें इनकी वैल्यू से, या डायरेक्ट 10% से कम हुआ अमाउंट, मतलब इनका 90% अमाउंट निकाल लेना। ठीक है, तो आपकी एक फिक्स कॉस्ट जो 300,000 थी, अब वो कितनी हो जाएगी? 300,000 का 90%, दैट इज 270,000। एंड 1,200,000 वाली जो फिक्स कॉस्ट थी उसका भी आप 90% निकाल लें। ठीक है, सो द आंसर विल बी कितना? 1,080,000। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी न्यू फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। सही है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये आपके पास इनका न्यू अमाउंट आ गया। तो सर जो जो चेंजेस इसने बोली थी हमने कर ली चेंजेस। ठीक है, अब नाउ वील मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, लेट्स चेक। तो आ जाए भाई, अब क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट वाई, कैलकुलेट फॉर प्रोडक्ट वाई। अब प्रोडक्ट वाई के लिए हमें कैलकुलेट करना है क्या? द रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जो न्यू चेंजेस के बाद वाली रिवाइज्ड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है वो निकालनी है आपने। तो आपको पता है भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपकी जो न्यू सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 99, तो अब आप ये ले लोगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट जो था दैट वाज डायरेक्ट मटेरियल। क्या सर जो नीचे चेंजेस हुई हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंज आया? नो सर, तो डायरेक्ट मटेरियल का जो पुराना पर यूनिट खर्चा था 35 वही सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला वेरिएबल कॉस्ट आपने सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया 35। डायरेक्ट मटेरियल के बाद वी हैव डायरेक्ट लेबर। सर जी क्या है हमारे पास? डायरेक्ट लेबर। तो ऊपर गए, डायरेक्ट लेबर का पहले पर यूनिट खर्चा था 25, लेकिन अब डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चे में चेंज आ गया था, एंड नाउ द डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा इज 25.75। ओके, तो अब आप दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25.75 माइनस कर दो, एंड माइनस तीसरा वेरिएबल कॉस्ट था, ऊपर आपको गिवन था वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सर इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, नीचे चेंजेस में इस कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया है। तो जो है आपका ये भी पर यूनिट खर्चा इसका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, तो वो आप सेम एज इट इज $10 माइनस कर दोगे। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस जो नए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थे, जो पुराने थे वो एज इट इज आ गए, जो चेंज हुए थे वो आपने नए ले लिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर चेंजेस वाला, तो आपके पास रिवाइज कंट्रीब्यूशन, न्यू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आफ्टर चेंजेस वाली पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, तो 99 माइनस 35 माइनस 25.75 माइनस 10,
So the new contribution per unit is 28.25 per unit. ठीक है भाई, डन, ग्रेट. ओके, what is the next part? Revised break even point in units. तो सर revised break even point, new break even point after changes वाला break even point कैसे निकलेगा? आप लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, आफ्टर चेंजेस वाली, और डिवाइड कर देंगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, आफ्टर चेंजेस वाली कंट्रीब्यूशन से. तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स. ठीक है. सो और टोटल फिक्स कॉस्ट वॉज कितनी भाई? ये आफ्टर चेंजेस वाली फिक्स कॉस्ट थी. टोटल फिक्स कॉस्ट 270,000 प्लस 1080,000. सो द न्यू फिक्स कॉस्ट इज 13,50,000 आफ्टर चेंजेस वाली. 13,50,000 डिवाइडेड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन हम निकाल चुके हैं, दैट वाज 28.25. तो यहाँ हम ले लेंगे 28.25. ठीक है जी. सो द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विल बी कितना? 1,350,000 डिवाइडेड बाय 28.25. ओके. सो द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है डेसिमल में, आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो हमारे पास आ रहा है 477,87.6 है, तो ये राउंड ऑफ होकर 88 हो जाएगा. तो दिस इज द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. अब चेंजेस के बाद मुझे इतने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो मुझे ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा. ठीक है. एंड द थर्ड पार्ट, बी का थर्ड पार्ट इज रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकलती है टोटल सेल इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स. तो आप चेंजेस के बाद वाले टोटल सेल इन यूनिट ले लें और चेंजेस के बाद वाले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ले लें, तो आपके पास आफ्टर चेंजेस वाला रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आ जाएगा. ठीक है. So the new sales units were 48,000 units, and the new break even in units is 47788. तो minus 47788. So you will get the new margin of safety changes के बाद वाली margin of safety in units, that is 48,000 units minus 47788. So the answer is 212 units. अब आपके safety वाले units हैं 212 units, 212 units. ठीक है जी. सो प्लीज मुझे बताएं, क्या ये पार्ट बी आप लोगों को 100% क्रिस्टल क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है या नहीं? जल्दी से बताएं प्लीज एवरीवन. वेटिंग फॉर द रिप्लाई. फटाफट जल्दी से सब बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें. प्लीज फौरन जल्दी से. ओके ग्रेट. तो आ जाएं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सर जी नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? आ जाएं जरा, लेट्स लेट्स चेक व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. अब भाई, another division of Hobbs Limited also manufacture one product X. अब देखो जो हॉब्स लिमिटेड है ना, जो बिजनेस है, उसका एक और डिवीजन है. ठीक है. पुराना डिवीजन था, उसमें एक प्रोडक्ट बनाते थे वाई. अब एक और डिपार्टमेंट या डिवीजन है, उसमें दूसरा एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, दैट इज एक्स. उस प्रोडक्ट का नाम है ई एक्स ई एक्स. द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016. अब ये जो ईयर एंड हुआ है 30 जून 2016 को, उस ईयर की आपको इंफॉर्मेशन गिवन है प्रोडक्ट अबाउट द प्रोडक्ट एक्स, द अदर प्रोडक्ट. ठीक है. द यूनिट सेलिंग प्राइस, सर पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है? $20. प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट आप $20 का बेचते हो. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 15. बजटेड फिक्स कॉस्ट पर एनम, भाई फिक्स कॉस्ट जो है इस पूरे साल की इस प्रोडक्ट की, दैट इज 30,000 पर एनम मीन्स पर ईयर. एंड बजटेड सेल्स के यूनिट्स हैं इसके 8,000 यूनिट्स. अब बोला भाई कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू. आपको पर मंथ ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू. ठीक है. पर मंथ कितने रुपए के यूनिट्स बेचेंगे तो आपको ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस. तो सर आपको ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है मैंने, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट? आपको गिवन है इस यूनिट की पूरे साल की फिक्स कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. एक मिनट में निकाल लोगे कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, दैट इज 5 पर यूनिट. ठीक है जी. तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, दैट इज 20. सो द आंसर यू विल गेट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. आंसर इज $12,000. ठीक है भाई. तो मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी, 6,000, 30,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 20. आंसर कितना आता है? 120,000. ठीक है. 1,20,000. सर ये आपके पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू तो आ गया, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है. उसने बोला हुआ है मंथली ब्रेक इवन इन रेवेन्यू.
ये आपको फिक्स कॉस्ट पूरे साल की दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल की इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकला है। पूरे साल में आप 1,20,000 की यूनिट्स बेचोगे तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। तो सर मंथली ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, पर मंथ कितने रुपए की यूनिट बेचेंगे कि ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस। तो सर ये पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू है ना, 12 मंथ्स का ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू है। तो इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, तो आपके पास पर मंथ ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू आ जाएगा। दैट विल बी $10,000। ठीक है जी। तो पर मंथ आप $10,000 के यूनिट्स बेचोगे तो आपको ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा। ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? एवरीवन प्लीज जल्दी से बताएं, क्या ये पार्ट आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत बार पहले बता चुका हूं कि अब ब्रेक इवन चार्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स में से हट चुकी है, ब्रेक इवन चार्ट बनाने को नहीं आ सकता। दैट्स वाई वी विल स्किप दिस पार्ट, द ब्रेक इवन का चार्ट वाला पार्ट। ठीक है, वी विल स्किप दिस पार्ट और हम नेक्स्ट पार्ट पर चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। State three assumption the accountant must make when preparing break even chart। तो देखो, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, ब्रेक इवन चार्ट एक क्लास में बनाकर दिखाया था और बताया था आपको कि ब्रेक इवन के टॉपिक के अंदर कुछ चीजें आप अज्यूम कर रहे होते हैं। मैंने आपको अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन लिखवाई थी। क्या चीजें? चार चीजें लिखवाई थी, चार चीजें हम अज्यूम कर रहे होते हैं। वो चार चीजें थी: सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, पर यूनिट variable cost will always remain constant, total fixed cost will always remain constant, all units produced will be sold। ये चार सारी चीजें हम अज्यूम कर रहे होते हैं, इन द रियल ऐसा नहीं होता। तो इन चार में से कोई भी तीन अजम्पशंस आप यहाँ लिख देते। अजम्पशन वन में लिख देता all units produced will be sold, all units produced will be sold। दूसरी में लिख देता कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will always remain same या will always remain constant। उसके बाद मैं लिख देता टोटल या सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो यहाँ आपको 3 मार्क्स मिल जाते, इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता। ठीक है। अब देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसका पूरा लेक्चर आपको दे दिया था, इसके 3 पास पेपर के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इनशाला आफ्टर टुडेस क्लास मैं आपको ये जो पास पेपर क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं ये तो मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं और ग्रुप पर डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस विथ मार्किंग स्कीम डालूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें, वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, और फिर मार्किंग स्कीम से चेक भी करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। खैर, अब देखिए, कुछ होमवर्क में जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिकी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है। होती आसान है लेकिन ट्रिकी होती हैं, कुछ बच्चों को नहीं क्लिक करती। ठीक है। सो आ जाएं, वो चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, देखें, एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है। यस, राहील वाला। तो अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। आ जाए जरा, इस क्वेश्चन का जो है ना, मुझे ये बी पार्ट आपसे डिस्कस करना है। इसमें हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी सीन है। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, राहील मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स एंड विशेस टू नो द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, स्टेट विथ व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन बहुत ही इजी वाली, आपको पता है, 1 मार्क की डेफिनेशन है। क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन point is a point where there is no profit and no loss। बस 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट काफी है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। आगे, खैर, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट एक्स। ये आपको प्रोडक्ट एक्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब क्या क्या गिवन है, गौर से सुनिएगा प्लीज एवरीवन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2 पर यूनिट, 1 यूनिट 2 रुपए का बेचते हैं।
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सीएस रेशियो याद है ना, कि सेल्स में से कितना परसेंट हमारे कंट्रीब्यूशन का है। तो सीएस रेशियो इज 62.5%, ठीक है। ओके, फिक्स कॉस्ट इज 50,000 एंड द प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स गिवन है 100,000 यूनिट। अब बोला हुआ है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड रेवेन्यू। पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला पढ़ाया है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सर हमें सवाल में टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है दैट इज 50,000। सर सवाल में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन गिवन ही नहीं है, ना निकल सकती है। कैसे बच्चे बोलते हैं सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो है ही नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालें सर। तो जो शार्प बच्चा होता है ना, जो तेज बच्चा है शार्प, वो मुझे बोलता पता है क्या, वो बोलता देखें सर आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, एक यूनिट की सेल्स वैल्यू, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, और सर ये सीएस रेशियो बताता है कि आपकी सेल्स में से कितना परसेंट आपकी कंट्रीब्यूशन है। तो सर आपके एक यूनिट की सेल्स है $2, तो इसका 62.5% पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि सेल्स में से 62.5% कंट्रीब्यूशन है, यही बोल रहा है सीएस रेशियो। तो आपकी एक यूनिट की सेल्स है 2, तो उसका 62.5% निकालेंगे तो वो आपकी एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन होगी। तो बच्चे जो शार्प होते हैं वो डायरेक्ट बोलते सर 2 को 62.5 से मल्टीप्लाई करें परसेंट से, आपके पास आ जाएगी आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या आ जाएगी। तो 2 इंटू 62.5%, तो आपके पास आंसर आ जाता है $1.25 पर यूनिट। ये आपकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होती है, आप इससे डिवाइड कर देते 1.25। अच्छा, चलो बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करा, ठीक है, और जो आपने समझाया ये भी हमारे सर के ऊपर से चले गया, फिर क्या करें सर। तो भाई कोई मसला नहीं है, सीएस रेशियो गिवन है ना, सीएस रेशियो का फॉर्मूला पढ़ाया है ना आप लोगों को, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया था। सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर आपको पता है 62.5 आ जाना है, ऐसा ही है। और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पता है 2 है। तो फॉर्मूले के अंदर एक अननोन बच गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। ये 100 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए है तो आपने 62.5 को डिवाइड करना है 100 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो आप देख लें आपके पास तब भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही होगी, $1.25। या तो आप इस तरह निकाल लेते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते, तो आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई हो। अब ये करने का एक और भी तरीका है ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का एक और भी तरीका है, पता है क्या। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को छोड़ दो, आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू निकालना है, पहले वो निकाल लो। अब बच्चे बोलते हैं सर ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू का भी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अब बच्चे बोलते हैं इसमें भी तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन चाहिए सर, नहीं गिवन थी सवाल में, क्या करें। तो मैं बोलता हूँ बेटा मैंने ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का एक और भी फॉर्मूला पढ़ाया था, अल्टरनेट फॉर्मूला याद है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालो। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 डिवाइडेड बाय 62.5 या 0.625। तो आपके पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाएगा, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कि कितने रुपए के डॉलर में वैल्यू आ जाएगी। सर जब आप रेवेन्यू को, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू को पर यूनिट रेवेन्यू, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट्स में आंसर आ जाएगा ना। क्योंकि आप देखो ब्रेक इवन इन यूनिट्स लेते थे, आप उसको मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस करते थे, तो आपके पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाता था। तो अब आप सेलिंग प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो जब ब्रेक इवन रेवेन्यू को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आएंगे। तो जो आपका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का आंसर है उसको आप पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते तो आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स का आंसर आ जाता। आप इसको यूं भी कर सकते थे। देखिए मैंने आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, जो जो मेरे दिमाग में आ रही थी। अब आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ये क्वेश्चन आगे और है, ये मैं होमवर्क में भेजूंगा, इसमें एक ये ट्रिकी चीज़ समझानी थी। बाकी पूरा सवाल आप लोग आसानी से खुद से कर लोगे, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा अभी। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन में, एक और चीज पार्ट आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो है हमारे पास। यस, ये देखें, बस ये लास्ट चीज डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। कैन प्रोड्यूसेस कंपोनेंट फॉर मोबाइल टेलीफोन्स। कैन मोबाइल टेलीफोन के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है, बनाता है। द फॉलोइंग बजटेड डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ये आपको बजटेड डेटा गिवन है फॉर द बिजनेस ऑफ कैन, ठीक है। प्रोडक्ट की पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 5.25, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा है 0.5, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का खर्चा है 0.75, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 0.25। और इस बार आपको सवाल के अंदर ब्रेक इवन इन यूनिट्स दे दिए गए,
भाई जितने भी सवाल कर रहे थे ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने थे ना, अब आपको दे दिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बुलावा क्या है? कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। सर बजटेड फिक्स कॉस्ट निकाल दें। अब बच्चे बोलते हैं सर फिक्स कॉस्ट तो सवाल में गिवन होती थी, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें, फिक्स कॉस्ट का तो कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया आपने। भाई अक्ल लगाओ, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होता था, फिक्स कॉस्ट खर्चा कितना है फिक्स कॉस्ट का। अब कोई ऐसी अनयूजुअल चीज दे दी है जो नहीं दी हुई होनी चाहिए थी। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दिया हुआ है ना बेटा, तो अब इसके फॉर्मूला से निकलेगी फिक्स कॉस्ट, कैसे सुने। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको पता है इससे ब्रेक इवन इन यूनिट्स आता है, जो हमें आंसर पता है कितना है, 16,000 आंसर आएगा सर। सो द टोटल फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता, उसको अननोन रह देने, डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। आपके पास सेलिंग प्राइस है और तीनों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज आल्सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 5.25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करो सारे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रही है पता है कितनी आ रही है? 5.25 -0.5 -0.75 -0.25। तो आपके पास आ रही है 3.75 पर यूनिट आ रही है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पता चल गई 3.75। आंसर पता है 16,000 है। तो सर बस एक चीज़ अननोन है, टोटल फिक्स कॉस्ट अननोन है खाली। तो सर ये जो है 3.75, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। सो सर व्हाट विल बी योर टोटल फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75। तो सर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.75। आंसर इज $60,000। योर फिक्स कॉस्ट फॉर द year ended 31st December 2018 will be $60,000। हाँ जी। एनी वन एनी प्रॉब्लम? तो ये हल्की सी कोई ट्रिकी पार्ट, देखो ये क्वेश्चन पूरा आपका होमवर्क है, आप आगे आराम से फटाफट कर लोगे। टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला वगैरह लगाना है इस क्वेश्चन में, आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है। बस मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को ये जो हल्का सा ट्रिकी पार्ट था ये क्लियर है? तो ये कुछ होमवर्क में ट्रिकी पार्ट्स आते हैं जहाँ बच्चा अटकता है, तो वो पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह आफ्टर टुडेज क्लास मैं होमवर्क क्वेश्चन ग्रुप पर डाल रहा हूँ, और जो कराए हैं क्लास में वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो होमवर्क लाजमी कर लीजिएगा ब्रेक इवन एनालिसिस का, ठीक है। और आज की क्लास में हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक खत्म हो चुका है, हमारी कॉस्टिंग का टॉपिक 2 खत्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।